नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या। आई हूँ शाइन विद प्रिया के साथ अपने इस वीडियो में टैक्स की जानकारी लेके। क्या है ये टैक्स और हमें टैक्स क्यों भरना होता है, और अगर इसे भरते हैं तो हम किस तरह बचा सकते हैं अपने टैक्स को। तो आइए जानते हैं शाइन विद प्रिया के साथ कि क्या है ये टैक्स। सो वी आर रेडी टू गिव यू अ सोल्यूशन अबाउट टैक्स। टैक्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर। टैक्स एक तरह से सिर्फ पैसे देना नहीं है। टैक्स एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है जो हमें गवर्नमेंट को देना जरूरी है, हमारी सरकार को, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा होना आवश्यक है और वो पैसा जनता के द्वारा जनता के काम के लिए ही लगाया जाता है। तो ये टैक्स जो है हमसे लिया जाता है, और जो आसपास आप जिन सड़कों पे अपनी गाड़ी आप दौड़ा रहे हैं, आसपास बिल्डिंग्स और जो आप गवर्नमेंट स्कूल देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम जो सरकार चलाती है, इन सब के लिए हमें जो कुछ पेमेंट देना पड़ता है अपनी इनकम से, वो टैक्स के दायरे में आता है। तो ये अलग अलग प्रकार का टैक्स है जो सरकार अलग अलग तरीकों से आपसे वसूलती है। इसके कुछ रेट्स भी डिसाइड होते हैं कि किस इनकम पे कितना आपको टैक्स देना है और किन लोगों को टैक्स देना है। कुछ लोग हैं जो टैक्स के दायरे में आते हैं, लेकिन कुछ लोग जो टैक्स के दायरे में नहीं आते। क्या सभी को टैक्स देना होता है? क्या हम टैक्स नहीं दे तो चल जाएगा? ये सारे सवाल मन में आते हैं। तो सभी के अपने अपने अलग अलग मत है, और अगर डिस्कशन करने जाएंगे तो ये टॉपिक बहुत वास्ट चला जाएगा। मेरा मत ये है कि हाँ, हमें टैक्स देना चाहिए, और टैक्स बचाने से ज्यादा हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे कैसे ज्यादा टैक्स जमा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप टैक्स जमा करने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज्यादा आप अर्न करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ ये है कि आप बहुत ज्यादा अर्न करें, और उस अर्निंग मनी को आप टैक्स के रूप में अपनी गवर्नमेंट को दे, ताकि हमारे आसपास और भी चीजें जो बेहतर हो सके। क्योंकि एक राजा को राज्य चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, कुछ मनी चाहिए होता है। उस मनी को हम जो भी गवर्नमेंट हमारे पास होती है, जो भी करंट में चल रही होती है, वो गवर्नमेंट ये जो पैसा है टैक्स के रूप में आपसे वसूलती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे टैक्स को आसान सी भाषा में कि टैक्स क्या है। एक ये कर है, एक ये ऐसी व्यवस्था है जो राज्य को चलाने के लिए जरूरी है, और यही पैसा जनता से लिया जाता है जनता के ऊपर ही खर्च करने के लिए। ठीक है। टाइप्स ऑफ टैक्स। वैसे तो टैक्स के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन हम ब्रॉडली इन्हें दो टाइप्स में देख सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो है जो डायरेक्ट आप सरकार को जमा करते हैं बिना किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप किसी थर्ड पार्टी के जरिए सरकार के पास जमा करते हैं, जो आपको लगता है कि आपने जमा नहीं किया, लेकिन आपसे लेके सरकार के पास वो चला जाता है। जैसे कि अगर मैं अपनी इनकम पे कोई टैक्स जमा करती हूँ, तो वो मेरा इंडिविजुअल इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, क्योंकि मैंने साल भर जो इनकम अपनी अर्न की है उसका जो भी एक टैक्स अमाउंट बना है, मैंने अपनी गवर्नमेंट को पे आउट किया। तो ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मैंने खुद गवर्नमेंट को पे आउट किया। लेकिन अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती हूँ, तो वहां आपने देखा होगा आपके बिलिंग अमाउंट में सर्विस टैक्स लिखा होता है, या आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां भी सर्विस चार्ज लिखा रहता है। तो इस तरह के जो चार्जेस हैं, जो हम कोई सामान बाहर से खरीदते हैं, कुछ भी हम फूड आइटम लेते हैं, कुछ भी चीज आप परचेज करते हैं, क्लॉथ परचेज करते हैं, उस पर जो हम टैक्स देते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कहीं ना कहीं सरकार के पास जाके जमा हो रहा है। तो ये ब्रॉडली दो टाइप्स हैं। अब इस डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं। तो आगे हम एक एक को इलेबोरेट करके देखेंगे कि आखिर ये जो टाइप्स हैं में क्या क्या है और किस तरह से इनको फिलअप किया जाता है। टैक्स को समझने के लिए जो दो चीजें आपको ध्यान में और रखनी चाहिए, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि टैक्स भरना। तो भरना नहीं, वो रिटर्न फाइल करना कहलाता है। फिर ईयर, तो टैक्स में आपको दो चीजें याद रखनी होती हैं, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर जो आपका करंट ईयर चल रहा है, जैसे कि अभी मेरा फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि ये 31 मार्च को खत्म नहीं हुआ है, तो 22-23 ये मेरा फाइनेंशियल करंट ईयर है। लेकिन इसका असेसमेंट ईयर कहलाएगा 23-24। लेकिन ये 22-23 जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को खत्म हो जाएगा। जो फाइनेंशियल ईयर होता है टैक्स में, जो फाइनेंशियल टर्म में लेते हैं, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो ये हो गए हमारे टैक्स के टाइप। अब हम आगे चलते हैं, इसको एक एक करके समझते हैं कि ये इंडिविजुअल इनकम टैक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है। तो इसको हम आगे धीरे धीरे समझते हैं एक एक टॉपिक को लेकर। इनकम टैक्स स्लैब रेट। हमें
कितनी इनकम टैक्स भरनी है और हम किस दायरे में आते हैं, इसके लिए एक सरकार ने आपका एक स्लैब रेट तैयार किया हुआ है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है, लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर है तो आपका 5% टैक्स है। लेकिन उसमें कितनी छूट मिलती है, छूट यानी कि डिडक्शन, जो आपको 50,000 का जो डिडक्शन है वो मिलता ही मिलता है। फिर अगर आपकी इनकम 5 से 7 लाख के दायरे में आती है तो आपको 10% देना है। और ये एक न्यू रिजिम है, इससे पहले एक ओल्ड रिजिम भी था। तो जब आप अपना इनकम टैक्स भरें, तो जब टैक्स की आप कैलकुलेशन करें तो पहले क्या करें, आपकी टोटल अर्निंग आप देख लें कि आपकी टोटल अर्निंग क्या है। फिर उसमें से आपको टोटल डिडक्शन करना है कि मेरा इसमें डिडक्शन क्या है। आपकी स्कूल फीस हो सकती है, ट्यूशन फीस हो सकती है, आपने कोई पॉलिसी ले रखी है, तो जो जो चीजें पहले आपके पास है, जहां आप पे आउट कर रहे हैं, जो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट भी है, एक्सपेंसेस भी है, आप उसको कैलकुलेट करें और टोटल अर्निंग मनी से उसे माइनस करें। और फिर देखिए क्या वो आप जो आपने चीजें ले रखी हैं वो क्या छूट के दायरे में आती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो आप लेते हैं तो छूट के दायरे में आती हैं और जिनको लेने से आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। तो डिडक्शन जो 50,000 का है वो सरकार देती है आपको। जब भी आप इनकम टैक्स भरें, स्लैब रेट है ये, जब भी बजट डिक्लेयर होता है तो ये चेंजेस आते रहते हैं। तो जब भी आप इनकम टैक्स भरें तो फाइनेंशियल ईयर, करंट ईयर को जरूर ध्यान दें और उसके बाद में आपका असेसमेंट ईयर जो चल रहा है आपका उस पर ध्यान दें। उसके बाद में जो स्लैब रेट है उसको आप देखें, अगर आप खुद भर रहे हैं तो या किसी से भरवा भी रहे हैं तो आप उसको सही जानकारी दें कि आपकी अर्निंग कितनी है और क्या क्या चीजें आपके पास हैं, कोई पॉलिसी है या नहीं है। तो ये एक स्लैब रेट है जो आप गूगल पे भी टाइप करेंगे तो आपको सारे इंडिविजुअल स्लैब रेट वो दे देगा, ओल्ड रिजिम के भी, न्यू रिजिम के भी। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सेस और सरचार्ज की। सेस क्या है? आपकी गवर्नमेंट हेल्थ और एजुकेशन को लेके कुछ परसेंट फिक्स करती है, 4%, जो आपको अपनी इनकम टैक्स का जो आपका कैलकुलेशन होता है वो टोटल होने के बाद जो आपका टैक्स बनता है उस टैक्स पे भी आपको 4% सेस देना होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज बेसिकली सारे ऑर्डिनरी जो पीपल्स होते हैं उनके लिए नहीं होता है। आप हम जैसे लोग ने के लिए नहीं, जिनकी इनकम बहुत ही कम हो, जिनका दायरा बहुत बड़ा होता है, जो टर्नओवर जिनका बहुत ज्यादा होता है, इनकम उनकी बहुत ज्यादा होती है, करोड़ों के पार चली जाती है। तो जब वो इनकम टैक्स स्लैब इतना ज्यादा हो जाता है तो सेस के साथ साथ में उन्हें सर चार्ज का भी कोई परसेंटेज जो होता है फिक्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं परसेंटेज लिखे हुए हैं, कि फिक्स परसेंटेज उन्हें अपनी इनकम के साथ में सरकार को पे आउट करना होता है। अब जब हम इनकम टैक्स को यहाँ तक समझ चुके हैं तो हम आगे बात करते हैं कुछ फॉर्म्स की। 26 AS फॉर्म, फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16A और TDS। अब ये सब चीजें क्या होती हैं? TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेज। जब हम किसी की कुछ सरकार ने दायरा फिक्स कर रखा है, जैसे कि मान लीजिए 30,000 अगर ईयरली किसी की इनकम है या कुछ, या आप किसी को पेमेंट दे रहे हैं, कुछ प्रोफेशनल चार्ज दे रहे हैं, 30,000 से अगर वो ज्यादा होता है तो उस पर TDS कटता है। और ये TDS का रेट क्या होता है, ये अलग अलग होता है। रेंट का TDS का जो रेट है वो अलग होगा, प्रोफेशनल जो चार्जेस होते हैं उसका रेट अलग होगा, 10% है अभी, रेंट का 2%। तो इस तरह से अगर आप कोई कमीशन ले रहे हैं तो उस पर भी आपका TDS डिडक्ट होगा, उसके भी चार्जेस, उसका रेट फिक्स होता है। तो ये भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि TDS की जो रेट जो होते हैं वो अलग अलग कितने हैं। तो ये हम बाद में देख सकते हैं। अभी हम आते हैं इनकम टैक्स पे फिलहाल। तो 26 AS, तो 26 AS एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आपके जितने भी जहां से भी आपको इनकम हो रही है और अगर उन लोगों ने आपका TDS डिडक्ट किया है, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे आपको 50,000 पे आउट करना है तो 50,000 में आपको पे ना करके मैं आपको 45,000 ट्रांसफर करूंगी आपके अकाउंट में। और वो जो 5,000 अमाउंट है वो आपका TDS मैं जमा करूंगी आपके पैन कार्ड के जरिए। ठीक है? तो इस तरह अगर आपको अलग अलग सोर्सेस से कुछ इनकम मिल रही है जिसमें TDS डिडक्ट होता है, तो आप कैसे पता करेंगे कि किस व्यक्ति ने या किस कंपनी ने मेरा कितना TDS डिडक्ट किया है? या आपको पता है कि हाँ मुझे यहाँ से मिलना था 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख में मुझे 90,000 मिला और सामने वाला कह रहा है कि मैंने आपका 10,000 TDS जमा कर दिया है, तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो वो फॉर्म 26 AS होता है, जो आपको इनकम टैक्स के जितने भी आपके जो TDS कटे हुए हैं, जिसने भी आप डिडक्ट किया है TDS, तो वो उस कंपनी का नाम, उस व्यक्ति का नाम, उसका पैन कार्ड वहां आ जाता है और कितने अमाउंट में वो TDS कटा है वो भी उसमें शो हो जाता है। तो 26 AS एक ऐसा फॉर्म है जो आपकी डिडक्टेड TDS की सारी जानकारी फाइनेंशियल ईयर के साथ में आपको
दे देता है। अभी आप ये देखेंगे कहाँ, तो इनकम टैक्स की साइट पे आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको आपका पैन कार्ड नंबर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, और इसका एक पासवर्ड होता है। तो या तो आपके सीए ने ऐसा कोई पासवर्ड बनाया होगा, या नहीं है तो आप खुद भी फॉरवर्ड पासवर्ड करके इसे बना सकते हैं। आप अपना खुद 26 AS फॉर्म खुद आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर हम आते हैं 16 और 16A फॉर्म में। 16 और 16A भी एक तरह का फॉर्म है जो आपको आपके टीडीएस की जानकारी देता है, लेकिन इन दोनों फॉर्म में बेसिकली अंतर क्या है, हम वो देखना चाहते हैं। फॉर्म नंबर 16 में सैलरी से जो भी आपका टीडीएस कटा है उसकी जानकारी होगी, जो आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन 16A एक ऐसा फॉर्म है जिसमें सैलरी को हटा के, सैलरी को आप हटा दें, उसके बाद में जितनी भी आपकी इनकम है वो आपका रेंटल इनकम हो सकता है, या आपको कमीशन मिल सकता है कहीं से, या किसी प्रॉपर्टी या लॉटरी वगैरह से, जैसे आप केबीसी में जाए और आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो वो इनकम फिर आपको आपको उसके लिए 16A फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि इंडिविजुअल इनकम टैक्स के साथ साथ में आपको क्या क्या चीजें जानना जरूरी है, कि अगर आपकी कुछ फीस ज्यादा है और आप कहीं से इनकम आ रही है तो क्या वो टीडीएस के दायरे में आती है, आपको ये भी जानना जरूरी है। और अगर आप टीडीएस के दायरे में आते हैं तो आप वो टीडीएस कहाँ चेक करेंगे, वो भी मैंने आपको बताया है 26 AS फॉर्म में। अब हम आगे चलते हैं, दो और फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं जो इनकम टैक्स से ही रिलेटेड है। दो और फॉर्म है इनकम टैक्स के अंदर, 15G और 15H। 15G वो लोग भरते हैं, वो लोग फिल करते हैं जिनकी 860 से कम है, और 15H वो लोग भरते हैं जिनकी 860 से ऊपर है। अब हम ये फॉर्म भरते क्यों हैं? हम ये फॉर्म भर के ये बताते हैं, ये डिक्लेयर करते हैं सब लोगों के सामने, और जहां से हमको इनकम आ रही है उनको हम ये फॉर्म प्रोवाइड करवा के ये बोलते हैं कि भाई हमारी इनकम जो है एनुअल सालाना इतनी नहीं है कि आप उस पर टीडीएस डिडक्ट करें, इतना हमको इनकम नहीं हो पा रहा है कि आप उस पर टीडीएस डिडक्ट करें। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये फॉर्म पहले से ही फिल करके हम उसे दे देते हैं, तो वो हमारा टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है। अब हम इनकम टैक्स के डायरेक्ट टैक्स के दूसरे टाइप पर आए हैं, वो है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। इंडिविजुअल जो टैक्स जमा होता है, जैसे कि मैं अपनी ईयरली इनकम पे जो टैक्स जमा करती हूँ वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स कहलाता है। लेकिन अगर मैं कोई कंपनी रन कर रही हूँ, मैं किसी कंपनी की सीईओ हूँ या डायरेक्टर हूँ, मेरा कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के टर्नओवर पर, उस बिजनेस के प्रॉफिट पर जो इनकम टैक्स बनेगा मैं उसे पे करती हूँ, तो वो कहलाता है कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। ठीक है। अब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स का जो फॉर्मूला है वो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जितनी भी आपकी टैक्सेबल इनकम निकलती है उस पे जो भी रेट आपका तय होता है, क्योंकि ये भी कुछ फिक्स होते हैं कि इतने टर्नओवर पे इतना रेट आपको देना होगा इनकम टैक्स, अगर इतने रेट से कम है तो इतना आपको देना होगा, ये भी रेट्स फिक्स होते हैं। और फिर हमको ये कैसे निकालना है टैक्सेबल इनकम, जो भी हमारी ईयरली की ग्रॉस इनकम है, जितना भी हमको अर्निंग हुआ है वो सब पहले आप देख ले, उसमें से जितने भी डिडक्शन है उसे आप कर दें। अब इसमें फायदा क्या होता है, अगर मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ तो अपनी हाउसमेट जो मैंने रखी है उसकी मैं सैलरी कट आउट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है तो आपकी एम्प्लॉय की सैलरी आप कट आउट कर सकते हैं, डिडक्शन में उसे आप ले सकते हैं। आपकी एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, आपने अपने एम्प्लॉय के लिए कोई इंश्योरेंस लिया है उसको भी डिडक्ट कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में कोई लॉस हुआ है तो वो भी आप गवर्नमेंट को शो कर सकते हैं कि मुझे लॉस हुआ है तो मैं इतना टैक्स अब इस दायरे में नहीं आता हूँ। डिडक्शन में लॉसेस भी आते हैं। तो ये हुआ आपका कॉर्पोरेट इनकम टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो उस पे लगने वाले टैक्स को हम कहेंगे कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है। अगर ये होल्डिंग 2 साल से कम है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर ये होल्डिंग प्रॉपर्टी की 2 साल से ज्यादा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा। अब मान लीजिए कि मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी आज खरीदी लेकिन आज से 10 साल बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल करती हूँ, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाएगी। तो जो वो बढ़ी हुई वैल्यू है उससे मुझे प्रॉफिट हुआ, तो जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट पे मुझे सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। लेकिन अगर आपने उस प्रॉपर्टी पे कुछ ऐसा काम किया है जो डिडक्शन के अंतर्गत आता है, आपने उसका रख रखाव में, मेंटेनेंस में, जो भी चीजें आप उसमें लगी हैं, आप उसका कुछ हिस्सा उसमें से माइनस डिडक्ट कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो आपका कैपिटल गेन टैक्स के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। तो यह कहलाता है आपका कैपिटल गेन टैक्स। आगे हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी सेल आउट करते हैं तो आपको जो टैक्स देना होता है वो कैपिटल गेन टैक्स हुआ, लेकिन क्या प्रॉपर्टी पे भी कोई आपको टैक्स देना होगा अगर आप सेल नहीं कर रहे हैं तो भी? कि मेरा घर ये तेरा घर, किसी को देखना अगर तो पहले जाके भर दे आप अपनी प्रॉपर्टी का टैक्स।
जी हाँ, मुझे ये गाना इसलिए याद आया कि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि हम जिस घर में रहते हैं, जो मकान हमारा है, उस पे भी हमें कोई टैक्स देना होता है। जब मुझे ये पता चला और पहली बार मैंने प्रॉपर्टी टैक्स भरा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हम तो घर खरीद चुके हैं। एक बार हमने घर को परचेज़ कर लिया, अब उसमें इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना सारा उसको मेंटेनेंस भी कर रहे हैं, फिर भी हमें टैक्स देना होगा। तो जी हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी को सेल आउट नहीं भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने घर में रह रहे हैं, तो आपको उसका प्रॉपर्टी टैक्स हर साल जमा करना होता है। और अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आपके घर में जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उससे ज़रूर पूछिए। वो ज़रूर साल में एक बार इस प्रॉपर्टी टैक्स को भरता होगा। फिर आते हैं स्टेट टैक्स पे। ये हालांकि अब भारत में चलन में नहीं है या हट गया है कि किसी के जाने के बाद जब आपके संपत्ति ट्रांसफर होती थी, जैसे किसी की डेथ हो जाती है घर में किसी बड़े की, उसकी प्रॉपर्टी आपको अगर ट्रांसफर हो रही है, तो उसमें भी कुछ टैक्स देना होता था। और जहां तक मेरी जानकारी है, अभी फिलहाल ये टैक्स भारत से अभी हटा दिया गया है। तो प्रॉपर्टी टैक्स समझ गए आप। कैपिटल गेन टैक्स वो जब आप प्रॉपर्टी को सेल आउट करते हैं और उससे आपको जो प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल गेन टैक्स है। लेकिन अगर आप जिस इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं, जो आपके नाम पर है, अगर आप उसमें रह रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में अगर किसी को आपने किराए पे बिल्डिंग दे रखी है और वहां से भी आपको कुछ इनकम हो रही है, यानी कि आपका घर है लेकिन आपने किराए पे दे रखा है, जो किराया आपको मिल रहा है, तो इन सब चीजों पर जो टैक्स देना होता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अभी तक आपको सारी जानकारी मिली है इनकम टैक्स को लेके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा होगा। जो लोग नए हैं और जिनके लिए मैंने कहा था कि क्या टैक्स को समझना इतना मुश्किल है, उनके लिए आसान सी भाषा में और जितना मुझे अनुभव है, जितना मुझे ज्ञान है, उसको मैं लेके आई हूँ आप सभी के सामने। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को उन सभी तक जो टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। अभी तक हमने जाना कि डायरेक्ट टैक्स के कितने प्रकार हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने सारे टाइप्स को कवर किया हुआ है, ये और भी बड़े हैं दायरे, बहुत सारे प्रकार हैं। लेकिन जो मेन मेन जो आपको जानना जरूरी है, मैंने कहा था ना, जो इसेंशियल चीजें जो आपको हमको पता होना चाहिए कि अगर कोई बात करे टैक्स के बारे में, तो मैं होना चाहिए कि हाँ, ये मुझे पता है, टैक्स के इतने टाइप्स तो मुझे पता है, टैक्स में ये चीज होती है तो मुझे पता है। तो ये वीडियो मैंने उसी हिसाब से बनाया है। तो अब हम चलते हैं आगे इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, जीएसटी। जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, गुड्स सर्विस टैक्स, जो 2017 में लागू किया गया। और जीएसटी क्या है, बहुत सारे टैक्स को इंक्लूड करके एक टैक्स बना दिया गया जीएसटी। इसके पहले वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स। जो भी हम कोई सामान सेल आउट करते थे, जैसे कि अगर मेरी कंप्यूटर पेरिफेरल्स की दुकान है और मैंने किसी को कंप्यूटर या प्रिंटर या कोई भी असेंबल जो पेरिफेरल्स आइटम्स है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो मैंने सेल आउट हुए हैं, तो उसमें 4% 5% जो अपना वेट है, वो एडिशनल लगता था। लेकिन इसी प्रकार के कुछ टैक्सेस हैं जो जीएसटी के अंदर सब इंक्लूड कर दिए गए। सारे टैक्स को मिला के एक वन नेशन वन टैक्स बना दिया गया है, जो जीएसटी के अंदर आता है। ठीक है, तो हम आगे जानेंगे सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी टैक्स। जीएसटी को हम ज्यादा इसलिए नहीं समझेंगे इसमें, क्योंकि जीएसटी के लिए मैं लाने वाली हूँ आपके लिए एक नया सा वीडियो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और समझते हैं सर्विस टैक्स, बाकी सारे टैक्स। और अभी ये भी समझना बाकी है कि कितने तरह के फॉर्म होते हैं और किस तरह बचा सकते हैं आप अपने टैक्स को। सर्विस टैक्स, जी हाँ, मैंने कहा था ना कि हम जो टैक्स डायरेक्ट जमा करते हैं गवर्नमेंट को, वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हमारे पास से जो पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है टैक्स के रूप में, वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जिसमें से पहला टाइप हमारा सर्विस टैक्स। अब अगर मान लीजिए मैं किसी अस्पताल में भर्ती होती हूँ और मेरा 3 दिन का बिल बनता है, 3 दिन के बिल में मेरे सारे चार्जेस होते हैं, डॉक्टर्स के, नर्सेस के, वहाँ के रूम रेंट के, और जो मेडिसिन है उन सब के साथ में जो मुझे एक सर्विस टैक्स देना पड़ता है, सर्विस चार्ज देना होता है। वो सर्विस टैक्स क्योंकि मैं पे आउट कर रही हूँ बिल, क्योंकि वो अस्पताल नहीं भरेगा, वो कस्टमर भरेगा। तो ये किसके द्वारा मतलब इसका भार किस पे पड़ता है, एंड यूजर यानी कि मुझ पे, कस्टमर पे। अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ और वहां में अगर बिल मेरे पास आता है, तो आप पिज्जा भी ऑर्डर करते हैं, कहीं जाते हैं, तो आप जो टोटल बिल रहता है उसमें सर्विस टैक्स रहता है, आप उसे पे आउट करते हैं। तो ये जो है एंड यूजर द्वारा सरकार ले लेती है, यानी कि वो इंडिविजुअल व्यक्ति से अलग अलग कलेक्ट नहीं करती। आपने कोई भी सर्विस का यूज किया, उस सर्विस पे आप जो टैक्स दे रहे हैं, वो सर्विस टैक्स के अंदर आता है। और इसको कौन बियर करता है,
हम जैसे एंड यूजर्स, अगर मैंने परचेसिंग की है, अगर मैंने हॉस्पिटल में अगर मैं रही हूँ, अगर मैं रेस्टोरेंट में खाना खाया है, तो वो जो सर्विस जो मैंने ली है उस सर्विस का जो मैं टैक्स दूंगी वो सर्विस टैक्स के अंतर्गत आएगा। एक्साइज ड्यूटी 26 जनवरी 1944 को इंडिया के अंदर से लागू किया गया था। कोई भी वस्तु का आप उत्पादन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको उस पर एक्साइज ड्यूटी देना होता है। लेकिन अब ये जीएसटी के अंतर्गत आ गया। ये एक तरह का इनडायरेक्ट सेंट्रल टैक्स था, तो भी जीएसटी के अंतर्गत आ गया। जीएसटी के अंतर्गत आपका सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और भी सारे वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है, तो बहुत सारे ऐसे टैक्स है जो इनडायरेक्ट टैक्स में थे और अलग अलग टैक्स आपको एक के ऊपर टैक्स देना होता था, तो इसीलिए सारे टैक्स को इंक्लूड करके जीएसटी में दिया गया है। तो अभी हम यहाँ जानते हैं एक्साइज ड्यूटी क्या है। जब भी आप किसी वस्तु का निर्माण करते हैं भारत के अंदर, तो उसमें जो टैक्स लगता है वो एक्साइज ड्यूटी टैक्स कहलाता है। कस्टम ड्यूटी, जब हम कोई सामान विदेश से मंगवाते हैं या हम अपना कोई सामान प्रोडक्शन जो भी हमने बनाया है उसको हम अगर विदेशों में बाहर ले जाते हैं, तो वो जो हमारा टैक्स लगता है उस पर एक चार्ज लगता है, वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है। मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ से सामान बाहर भेजा, किसी बाहर कंट्री में, जो इंडिया की बाहर की कंट्री है, विदेश माना जाएगा वो, तो वो क्या होगा, जो उसकी बॉर्डर है वहाँ पे वो चेक किया जाएगा कि क्या वो सामान बाहर भेजने लायक है, या बाहर से कोई सामान है तो उसे चेक किया जाएगा कि क्या हमारे वो जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करता है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, और क्या सारी सामान की चेकिंग जो होगी, चेकिंग करते वक्त जो आप पेमेंट करते हैं ना, वो कस्टम ड्यूटी कहलाता है। इम्पोर्ट पे और एक्सपोर्ट दोनों पे ये ड्यूटी आपको लगानी लगती है। यानी कि अगर आपका सामान आप बाहर भेज रहे हैं तो भी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो भी, और अगर आप सामान मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं तो भी, तो आप सामान बाहर भेजने और बाहर विदेश से सामान लाने में जो आप पैसा देते हैं वो कस्टम ड्यूटी के अंतर्गत आता है। हमारे सारे टैक्स के प्रकार अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन मेनली मैंने वो सारे टाइप्स इंक्लूड करके आपको समझाने की कोशिश की है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जीएसटी को मैंने इस वीडियो में इसलिए कवर नहीं किया है कि जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा टैक्स टॉपिक है जिसको कवर करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, तो मैं दो टॉपिक एक साथ मिक्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने टैक्स को अलग रखा है। जीएसटी के लिए हम आपके सामने लाएंगे एक नया वीडियो। अब हम आते हैं हमारे खास पार्ट में कि व्हाई डू आई नीड टू पे टैक्स। इसका जवाब वैसे मैं अपने पहले ही स्लाइड टैक्स में दे चुकी हूँ कि एक राज्य को चलाने के लिए, व्यवस्था को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था बिना अर्थ के तो नहीं चल सकती, और इसे जनता से ही लिया जाता है, जनता के द्वारा, जनता के ही कामों में लगाने के लिए, तो हमें टैक्स इसलिए भरना पड़ता है। और अब चाहे इसे आप मजबूरी कहें या अगर एक अच्छे नागरिक की तरह देखें, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, हमारी कंट्री को हम और आगे ले जाएं, तो उसके लिए टैक्स का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अभी भी सर्च करेंगे ना, अभी भी लोग बहुत कम है जो टैक्स दे रहे हैं। अभी भी हमारी जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से टैक्स देने वालों की संख्या बहुत कम है। ये जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है धीरे धीरे, और जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है हमारी कंट्री भी डेवलप हो रही है, तो एक कंट्री को डेवलप करने के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बिल्डअप करने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और आगे जाने के लिए हमें टैक्स को पे करना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट के पास पैसा आए और वो इस पैसे का यूज हम लोगों के लिए ही, हमारे बेनिफिशियल स्कीम के लिए ही कर सके। तो ये है कि हमें टैक्स क्यों भरना पड़ता है और क्या स्लैब है, कितने प्रकार है, वो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने टीडीएस के बारे में बात की थी, टीडीएस के साथ में एक चीज और आती है, टीसीएस। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्शन, ठीक है, और टीसीएस होगा टैक्स कलेक्टेड। टीडीएस यानी कि उसको आपका जो पेमेंट है वो आपको नहीं दिया जाता है, और वो आपका टीडीएस जमा कर दिया जाता है। जो टीसीएस है वो कुछ खास तरह की वस्तुएं हैं जो सरकार ने डिफाइन कर रखी है कि अगर आप उसे खरीदते हैं या उसे बेचते हैं तो उस पर आपको टीसीएस करना पड़ेगा। टीसीएस जो है आपको वो जमा करना पड़ेगा। जैसे कि आपके जो लकड़ी की जो चीजें होती हैं और जो फॉरेस्ट की जो चीजें होती हैं, आपका स्क्रैप हो गया, जो खनिज है, आपके खनिज पदार्थ होते हैं, और टोल टिकट्स हो गए आपके, और कोई भी ऐसी चीज जो जिसकी कीमत 50 लाख रुपीज से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं। तो हम टीडीएस और टीसीएस को भी समझ चुके हैं, जीएसटी को मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है। अब हम आगे चलते हैं ये जानने के लिए कि ये इनकम टैक्स के प्रकार हमने जान लिए, किस तरह के स्लैब होते हैं हमने ये जान लिया, कौन से ऐसे फॉर्म होते हैं जो आईटीआर भरने में हमें हेल्प करेंगे, और हम कैसे जानेंगे कि कौन सा फॉर्म हमारे लिए है, हम किस फॉर्म को फिल करके हमारा आईटीआर रिटर्न
फिल कर सकते हैं और फिर हम आगे जानेंगे कि हम कैसे टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शेयर करें। तो अब आप टैक्स भरने के लिए तैयार हैं, तो अब आप ये भी जान जाइए कि कैन वी पे एडवांस टैक्स। अब जब टैक्स भरना ही है और इस टैक्स से हमारी हमारी गवर्नमेंट की, हमारे आसपास के लोगों की हेल्प होने वाली है, हमारी कंट्री आगे बढ़ने वाली है, तो क्या हम इसे पहले ही भर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल इसे एडवांस में भर सकते हैं। लेकिन क्या अगर एडवांस में टैक्स भरने में मुझे ये पता चले कि इतना तो टैक्स मेरा बना ही नहीं, मुझे ईयरली इतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं, या मैंने ज्यादा टैक्स भर दिया है, तो क्या सरकार मुझे वो टैक्स रिटर्न करेगी? बिल्कुल करेगी। आपके इनकम टैक्स को आप अगर आप ज्यादा भी भर देते हैं तो वो टैक्स आपको रिटर्न मिलता है, आपके खाते में आ जाता है, एडजस्ट हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले कि अगर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा भर दिया है तो आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, या आपने नहीं भरा है तो आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर है। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आपका ईयरली टर्नओवर, ईयरली प्रॉफिट इतना है कि आपको लगता है कि आपको एडवांस टैक्स जमा कर देना चाहिए, तो आप बिल्कुल करिए। इसके जो स्लैब्स हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे कि 15 जून के पहले आपको कम से कम 15% टैक्स भर देना चाहिए, 15 सितंबर के पहले आपको कम से कम 45% टैक्स भर देना चाहिए, 15 दिसंबर के पहले 75% और 15 मार्च के पहले पहले 100%। तो अगर आपको पता है, आपका बिजनेस है, आप रन करते हैं, आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी अर्निंग है, आपको पता है, आप अच्छे से जानते हो उसके बारे में, तो अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल एडवांस टैक्स भर सकते हो और इसको भरने में कोई बुराई नहीं है अगर आप एडवांस टैक्स भर देते हैं तो। आईटीआर रिटर्न फाइल करने के लिए कुछ फॉर्म्स की आवश्यकता होती है। जब आप आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं तो उस फॉर्म के कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप उस दायरे में आ रहे हैं तो आपको वो फॉर्म चूज करना होता है और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है, तब आप अपना आईटीआर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसमें कई तरह के फॉर्म होते हैं। कुछ फॉर्म्स मैं आपके सामने लाई हूँ। आईटीआर 1, इसे सहज फॉर्म कहा जाता है। अगर आपकी आमदनी 50 लाख से कम है तो ऐसे व्यक्ति को आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए। ठीक है। अगर किसी से हाउस प्रॉपर्टी से आपको किराया आता है तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए। अगर आपकी जो आमदनी है, जो सैलरी है, वो पेंशन के रूप में आ रही है तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। और अगर बिजनेस प्रोफेशन से आपको कोई कैपिटल गेन नहीं हुआ है तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। किसी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर नहीं हैं तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। और अगर किसी लॉटरी से अगर आपको पैसा मिला है तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। और अगर आपको एग्रीकल्चर से इनकम हुई है जो आपकी 50,000 से ज्यादा नहीं है तो आप आईटीआर 1 फाइल करेंगे। तो ये आईटीआर 1 सहज के बारे में हुआ। अब हम आते हैं, इसमें कुछ चीजें शायद हो सकता है रह जाए, कोई कहे कि आपने ये चीज इंक्लूड नहीं की है। ये मैंने जानकारी अपने नॉलेज के आधार पे दी है। उसके बाद हम देते हैं आईटीआर 2। आईटीआर 2 किन्हें फिलअप करना चाहिए? तो आईटीआर 1 में जिनकी आमदनी 50 लाख से कम होती है, आईटीआर 2 में जिनकी 50 लाख से ऊपर होती है, वो ऑटोमेटिकली आईटीआर 2 के दायरे में आ जाते हैं। ठीक है। अब भले आपको कैपिटल गेन हुआ है नहीं हुआ, लेकिन आपने 50 लाख के ऊपर की आमदनी आपने कर ली है, आपको अर्निंग हो चुकी है। और इनकम टैक्स आपको हमेशा मंथली नहीं देना होता है, ये ईयरली पूरी साल की कैलकुलेशन जो होती है इनकम, उस पर टैक्स लगता है। ठीक है। तो अगर आपकी इनकम सैलरी या पेंशन के रूप में आती तो आपने कहेंगे कि आपने आईटीआर 1 भी कहा था। हाँ, मैंने कहा है आईटीआर 1 अगर सैलरी और पेंशन से आती, लेकिन अगर आपकी जो इनकम है वो 50 लाख से कम होती है तो आईटीआर 1। लेकिन आपकी पेंशन ही इतनी है, आपकी सैलरी इतनी है कि 50 लाख से ऊपर हो जाती है वो साल भर में, तो आप आईटीआर 2 फॉर्म को चूज करेंगे। फिर अगर आपको किसी हाउस प्रॉपर्टी से किराया आता हो, जो कि आईटीआर 1 में भी था, लेकिन वही सबसे अहम बात यह है कि अगर 50 लाख से कम आमदनी होती है तो आप आईटीआर 1 करेंगे, 50 लाख से ज्यादा आमदनी होती है तो आईटीआर 2 आप लेंगे। अब आईटीआर 1 में क्या था, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन आईटीआर 2 में अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आप आईटीआर 2 फॉर्म को चूज करेंगे। आप विदेशी नागरिक हो, एनआरआई हो, तो आप इस कैटेगरी में RNORI हो, यानी कि भारत में नहीं रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो आप भारत इस कैटेगरी में आते हैं, आप आईटीआर 2 की कैटेगरी में। और अगर आपने परिवार के किसी और सदस्य को अपनी आमदनी के साथ में क्लब किया हुआ है, कि मतलब कि जैसे कि मैं हूँ, मैं कहीं और से भी, मेरी साथ में अगर मेरी बेटी है ट्यूशन लेती है और उसको आमदनी को भी मैंने अपनी आमदनी बनाया हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा कि आपको फिर आईटीआर 2 फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी और की इनकम को भी अपनी आमदनी इनकम के अंदर क्लब किया हुआ, जोड़ा हुआ है। और अगर आपने किसी अनलिस्टेड जो शेयर मार्केट है, या जिसमें जो भी आप इक्विटी शेयर्स है, उसमें आपने कुछ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको आईटीआर 2 फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा।
और अगर आपको कमीशन मिलता है किसी जगह से, किसी लॉटरी वगैरह से अगर आपको कुछ पैसा और मिलता है, तो भी आपको ITR-2 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको 2 फॉर्म बताए, ITR-1 और ITR-2। बेसिक डिफरेंस ये है, 50 लाख से कम आमदनी वालों को ITR-1 फिल करना पड़ता है और यहाँ पे आप कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन ITR-2 में 50 लाख से ऊपर की आमदनी होती है, आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो भी आपको ITR-2 फाइल करना होता है। या लॉटरी वगैरह से अगर आपको पैसा मिलता है तो भी, लेकिन आमदनी 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे, भी कुछ फॉर्म है उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। ITR-3, ऐसे व्यक्ति जो HUF को रन कर रहे हैं वो ITR-3 का फॉर्म फिल करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, अगर आप किसी कंपनी के अंदर पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं, और अगर आप की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें आपने किसी इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, इसमें आप कहीं से जो इनकम आपके पास आ रही है पेंशन से या अन्य जगह से, उसको भी आप शामिल कर सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम मिल रही है वो, और यानी कि बेसिकली अगर आप किसी बिजनेस में हैं, बिजनेस प्रोफेशन में हैं, तो आपको ITR-1 और ITR-2 फाइल नहीं करना है। बिजनेसमैन जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो ITR-3 को ही फाइल करते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कि मेरा बिजनेस है और मैं उसके लिए ITR-3 फाइल करूंगी अपने बिजनेस के लिए, लेकिन अब जब मैं अपना इंडिविजुअल रिटर्न भी लगाऊंगी तो मुझे ITR-3 फॉर्म को ही चूज करना होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं ITR-5 में। जो LLP कंपनीज होती हैं वो ITR-5 को फिलअप करती हैं। जो बिजनेस ट्रस्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह जो चलाए जाते हैं वो ITR-5 फॉर्म को चूज करते हैं। ITR-6X फॉर्म होता है। ITR-6 फॉर्म बेसिकली कंपनी के लिए होता है, लेकिन कुछ कंपनियां भी कुछ कंपनी को उनमें छूट मिलती है सेक्शन 11 के तहत। वो क्या होता है सेक्शन 11? ऐसी कंपनियां जिनकी जो आमदनी है वो ऐसी जगह से आ रही है, इस प्रॉपर्टी से आ रही है जो उन्होंने किसी NGO यानी कि जन कल्याण संस्थाएं जो होती है ना, उनमें अगर अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है तो वहां से जो आमदनी उन्हें आ रही है तो उन्हें इसमें छूट मिल जाती है। फिर हम बात करते हैं, आखिरी हमारा फॉर्म है ITR-7। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, आप राजनीति में हैं, आप शैक्षणिक संस्थान को ही चला रहे हैं, अगर आपका NGO है तो आप ITR-7 को चूज करेंगे। तो मैं सारे फॉर्म आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आप किस दायरे में हैं तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि आप बिल्कुल समझ चुके हैं, क्लियर हो चुका है। आप मुझे मत बताइए कि आप कौन सा फॉर्म चूज करने वाले हैं, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिए क्लियर माई ITR फॉर्म। मतलब मुझे समझ में आ गया है कि मैं कौन से दायरे में आता हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा जो वीडियो है मुझे आपके लिए बनाना फ्रूटफुल रहा है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। अब आगे चलते हैं हाउ टू सेव टैक्स के बारे में जानने के लिए। तो अब हम जान चुके हैं इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स के कितने प्रकार होते हैं, कितने तरह के फॉर्म होते हैं, TDS क्या होता है, TCS क्या होता है, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है, और कितने तरह के ITR फॉर्म होते हैं। फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि अब हम इस पैसे को बचाएं कैसे। हाँ, इनकम टैक्स भरना जरूरी है, वो हम सभी एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी इसे बचाना हम चाहते हैं और हम इसे बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना है, कुछ चीजें हैं जो 80C सेक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो 80C सेक्शन के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं वो आपके जो इनकम टैक्स है उसमें से डिडक्शन में यूजफुल होती है। जैसे कि अगर आपके पास सुकन्या समृद्धि योजना है, आपकी जो बेटी है उसके जो बेटी के पैदा होने पे जो भी चली है योजना, अगर वो है तो भी वो डिडक्शन के दायरे में आएगी। आप उससे उस पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं क्योंकि वो 80C के अंतर्गत आती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF अकाउंट अगर आपके पास है तो आपकी टैक्स सेविंग में वो हेल्प करेगा। अगर आप NPS में अगर आप खुद अगर उसमें सेविंग करते हैं, या आप सैलरीड पर्सन हैं और आपकी जो कंपनी है वो आपका NPS अकाउंट है जिसमें कुछ पैसा डिडक्ट करके जमा करती है, तो भी वो 80C के अंतर्गत आता है, वहां आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपके पास अपनी पूरी फैमिली की कोई पॉलिसी है, तो वो भी जो अमाउंट है वो आपकी पॉलिसी अमाउंट जो है वो 80C के अंतर्गत आएगा, तो आपको उसमें टैक्स सेविंग हो सकती है। फिर अगर आपने कोई होम लोन ले रखा है तो होम लोन का जो दो पार्ट्स होते हैं EMI के अंतर्गत, एक तो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को जो रेट होता है उसे हम 80C के अंतर्गत नहीं लेंगे, लेकिन होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो टैक्स सेविंग में आपकी हेल्प कर सकता है। आपके बच्चों की स्कूल फीस, आपके बच्चों की ट्यूशन फीस जो आप ईयरली पे करते हैं, बिल्कुल आप उसे डिडक्ट करवा सकते हैं अपने इनकम टैक्स में से, क्योंकि वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है बच्चों के लिए। मैं इसे एक्सपेंस नहीं मानूंगी, इट्स अ इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए जो आप कर रहे हैं।
फिर अगर आपको कोई अमाउंट रिसीव हुआ है किसी इनहेरिटेंस से, इनहेरिटेंस मीन्स जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, लेकिन साथ में स्टेट टैक्स बताया था जो फिलहाल नहीं लग रहा है। तो ये वही यही बात की गई है यहाँ पे कि अगर आपको कोई संपत्ति मिली है और उसका जो पैसा है तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आएगा, तो वहां आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों की। अगर आप मान लीजिए किसी स्पेशल बीमारी के ऊपर कोई खर्चा कर रहे हैं और अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हैं, और अगर आप किसी और कंपनी के थ्रू अगर उस डिसीज पे खर्चा कर रहे हैं तो वो 80 DDB के सेक्शन के अंतर्गत आता है, तो भी आपकी टैक्स सेविंग हो सकती है। अगर आप किसी चैरिटी में किसी एनजीओ में कोई डोनेशन करते हैं तो भी वो टैक्स सेविंग के अंतर्गत आता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि चैरिटी में डोनेशन जब आप कर रहे हैं जो आपको रिसिप्ट मिलती है तो क्या वो 80G के अंतर्गत आती है, क्या वो टैक्स बेनिफिट के अंतर्गत आता है, वो एनजीओ रजिस्टर्ड है, वो आपको देखना होगा। जैसे कि मैंने बालाजी में एक जो आप बालाजी की आप साइट देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे बालाजी डोनेशन करके, तिरुपति बालाजी करके मिल जाएगा आपको। उसकी साइट बहुत ही प्यारी है। वहां पे जब आप डोनेट करते हैं, आप वहाँ 1 रुपए से लेके कितना भी चाहें डोनेट कर सकते हैं। तो जब आप डोनेट करते हैं तो वहां पे आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उस पर लिखा रहता है कि दिस रिसिप्ट इज अंडर 80G, टैक्स जो डिडक्शन है उसमें आपको हेल्पफुल हो सकती है। तो वो चैरिटी भी अगर आपने की है तो वो भी काम आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई पैसा दे रहे हैं, आई होप आप बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू रखते हो या कुछ हो आगे जाके ऐसा हो, तो अगर आप किसी पार्टी में कोई मनी इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको पूरा का पूरा 100% टैक्स सेविंग मिलने वाला है, क्योंकि ये सेक्शन 80GGC और 80GGB के अंतर्गत आता है। वहां पे 100% डिडक्शन है और कोई अपर लिमिट नहीं है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप इनमें से कोई भी चीज आप देखिए स्क्रीन पे, इनमें से कोई भी चीज अगर आपके पास है तो वो आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करने वाली है। तो टैक्स भरिए, टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिए और आप बहुत सारा अर्न कीजिए और हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको और बढ़ाइए। और मेरी शुभकामना है कि इस 31 मार्च तक आपकी सारी टैक्स कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी और आप पिछले बार से भी ज्यादा टैक्स भरे, ज्यादा अर्न करें, ज्यादा हैप्पी रहे और बहुत ज्यादा खुश रहें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत करके टैक्स भरने वाले हैं अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिन्हें ये लगता है कि टैक्स समझना बहुत मुश्किल है। और आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आखिर आप और क्या जानकारी जानना चाहते हैं मुझसे, शाइन विद प्रिया से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।